नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप में से भी बहुत से लोगों के कमेंट्स आ रहे थे और मैं भी इस बात को मानता हूं कि पिछले 10 से 15 दिनों में जो भी स्टोरियां आई थी वो कहीं ना कहीं उस लेवल की नहीं थी जिस लेवल की कहानियों को सुनकर आप लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास दिखाकर मुझे यहां तक पहुंचाया था। हालांकि पिछले 4 से 5 दिनों में मैंने इन सब चीजों को नोटिस करके फिर से उसी लेवल की कहानियां आप लोगों के लिए लाना शुरू कर दी हैं। जिन कहानियों को आप उसी लहजे में सुनना चाहते हैं जिस लहजे में आपको ये कहानी सुनना अच्छा लगता है। लेकिन पीछे जो कुछ भी हुआ उसके पीछे की वजह ये थी कि अभी कुछ दिनों पहले ही एक स्टोरी में मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मेरा घर का काम चल रहा है, तो इस वजह से मैं थोड़ा डिस्टर्ब हूं, जिसके चलते कभी कभार एडिटिंग का काम मैं किसी टीम मेंबर को दे देता हूं, पर कोई दूसरा शख्स कहानी के भाव को और आप लोगों को जिस तरह का कंटेंट चाहिए उसको वैसा नहीं समझ सकता जैसा मैं खुद समझ सकता हूं। तो इसीलिए अब से मैंने ये तय किया है कि चाहे मैं कितना ही व्यस्त क्यों ना रहूं, लेकिन आप लोगों के लिए, यानी कि मेरी फैमिली, मेरी ऑडियंस, या फिर यूं कहूं कि मेरा सब कुछ जो है वो आप लोग ही तो हैं। इसीलिए मैं अब से आप लोगों के लिए टाइम निकालकर रेगुलर स्टोरियां लाने की पूरी कोशिश करूंगा। हालांकि मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से लोग मेरे से नाराज चल रहे हैं। अब मैं पर्टिकुलर किसी का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूं और जिन जिन लोगों के भी थोड़े बहुत नाराजगी वाले कमेंट्स आ रहे हैं उन लोगों का मुझे पूरा ध्यान है। लेकिन मेरा यकीन मानिए, इंसान जब कुछ ऐसी उलझन में फंस जाता है जिसका उसके पास कोई निवारण नहीं होता, तो ऐसी कंडीशन में ही वो अपने काम में फेल होता है। हालांकि आप लोगों की नजरों में मैं एक फेलियर साबित नहीं होना चाहता, लेकिन मेरी बस आप लोगों से यही गुजारिश है कि ये जो कुछ भी चल रहा है ये थोड़े बहुत दिनों का ही है। जैसे ही मेरे घर का काम कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मैंने आप लोगों के लिए जो प्रॉपर एक स्टूडियो तैयार करवाया है उसमें बैठकर मैं हर रोज बिना किसी गैप के आप लोगों के लिए कहानियां लाना शुरू कर दूंगा और कोशिश ये भी रहेगी कि इस दौरान भी गैप ना लगे। लेकिन मुझे ये चीज देखने को मिल रही है कि धीरे धीरे आप लोगों का बेनाम के ऊपर से शायद विश्वास खत्म हो रहा है, या फिर यूं कहूं कि कहानियों का इंटरेस्ट खत्म हो गया है। हालांकि मैं जानता हूं कि ये सब कुछ कहीं ना कहीं मेरी वजह से ही हुआ है कि मैं आने वाली स्टोरियों के ऊपर इतना ठीक तरीके से गौर नहीं कर सका, जिसकी वजह से कुछ लोग नाराज होकर चले गए हैं। लेकिन आज की इस कहानी को सुनने के दौरान जितने भी लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अब से आप लोग पहले की तरह रेगुलर स्टोरियां सुना करो, क्योंकि अब से मेरी तरफ से किसी भी चीज में कोई कमी नहीं रहेगी। अब बातों का सिलसिला यही खत्म करते हैं, वरना फिर कुछ बुद्धिजीवी लोग बोलेंगे कि स्टोरी का इंट्रो इतना लंबा मत रखा करो। पर उन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि इंसान महीने में 1-2 बार तो अपनी फैमिली के लोगों से मन की बात कर ही सकता है। इसको आप लोग इंट्रो नहीं कह सकते, बल्कि ये तो आपका और मेरा एक दूसरे से एक जुड़ाव है, और जुड़ाव में इंसान के मन के भाव निकलते ही हैं। तो चलिए अब ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए वही सिलसिला शुरू करते हैं जो सिलसिला हर रोज आपको सुनने को मिलता है। दोस्तों, आज की ये जो कहानी है इसमें हॉरर, रोमांस और कुछ ऐसी चीजों के चलचित्र का सीन है जो शायद 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए सुनना ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सी जगहों पर ऐसे सीन आएंगे जिनको आप में से बहुत से लोग अपनी फैमिली के साथ नहीं सुन सकते। क्योंकि कई बार मुझे ये कमेंट देखने को मिलते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठकर मेरी कहानी सुनते हैं। तो इसीलिए आज की कहानी को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूं कि अगर ऐसी किसी कंडीशन में आप लोग कहानी सुन रहे हैं तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा पर्सनली जाकर इस कहानी को सुने, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कहानी सुनते वक्त आप लोगों को अपने ही घर वालों के बीच में थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस हो। पर मैं ये वादा जरूर करता हूं कि अगर आपने इस कहानी को पूरा सुन लिया तो आपको मजा बहुत आने वाला है। हालांकि ये मजे वाली बात सुनकर अब जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो भी इस कहानी को पूरा जरूर सुनेंगे, लेकिन फिर भी मेरी उन लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग अगर 18 साल से कम उम्र के हो और इस कहानी को सुन रहे हो तो फिर अकेले में ईयरफोन लगाकर सुनना और थोड़ा सा कहानी को सुनते वक्त अपने मन के भावों पर कंट्रोल रखना। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपना कंट्रोल खो बैठे, क्योंकि मैं किसी को भी किसी गलत रास्ते पर नहीं ले जाना चाहता।
लेकिन आप लोगों को वो सब चीजें भी बताना चाहता हूं जो हॉरर की दुनिया में होती हैं, क्योंकि हॉरर की दुनिया में सिर्फ मार धाड़, खून खराबा, इंसानी बल्कि ये सभी नहीं होता है, बल्कि और भी बहुत कुछ ऐसा है जिससे आप लोग अब तक अनजान हो, और उतनी गहराई तक आज तक मैं किसी भी कहानी में नहीं उतरा हूं। पर धीरे धीरे आप लोगों का साथ मेरे साथ इतना गहरा हो गया है कि अब आपको उस डर और खौफ वाली गहराई में उतारने का सही समय आ गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज है और मैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर का रहने वाला हूं, पर वर्तमान में जयपुर शहर में रहकर अपनी नौकरी कर रहा हूं। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए जो डरावनी कहानी लेकर आया हूं, वो ना ही तो गोरखपुर शहर की है और ना ही जहां मैं रह रहा हूं वहां की है। यानी कि ये कहानी जयपुर की भी नहीं है, बल्कि ये कहानी जयपुर से लगभग 400 किलोमीटर दूर मौजूद एक ऐसी जगह की है, जिस जगह के बारे में शायद आज जितने भी लोग ये कहानी सुन रहे हैं उनमें से किसी ने भी पहले से नहीं सुना होगा, क्योंकि इस तरह की जो जगहें होती हैं वो लोगों की नजरों में बहुत कम आ पाती हैं, और जिन लोगों की नजरों में आ जाती हैं वो लोग शायद फिर उस जगह के बारे में किसी और को बताने के लिए जिंदा नहीं रहते, और अगर जिंदा भी रहते हैं तो ऐसी कंडीशन में नहीं रहते जिस कंडीशन में वो किसी और से बात कर पाए। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि वो लोग बिल्कुल पागलों वाली स्थिति में पहुंच जाते हैं। उन लोगों का मानसिक संतुलन पूरी तरीके से बिगड़ जाता है, और ठीक ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था, जिसका आगे चलकर मैं इस कहानी में जिक्र करने वाला हूं। दरअसल मुझे जयपुर में रहकर नौकरी करते हुए लगभग 10 से 12 साल का टाइम हो चुका है, और इसी दौरान जयपुर की ही एक लड़की से मेरी शादी भी हो चुकी है, जिसका नाम सरोज है। अब जब हमारे साथ वो भयानक घटना हुई थी, उस घटना के होने से पहले मेरा और सरोज का शादीशुदा जीवन बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा था, क्योंकि उस घटना के होने से महज 1.5 से 2 साल पहले ही मेरी और सरोज की शादी हुई थी। और जिस घटना का मैं जिक्र कर रहा हूं, उस घटना को हम लोगों के साथ हुए लगभग 3 साल का टाइम हो चुका है। यानी कि वो बात सन 2022 की है। उस वक्त मैं और सरोज एक YouTube चैनल चलाया करते थे। अब मेरे मुंह से ये बात सुनकर आप में से बहुत से लोग सोचेंगे कि अभी अभी तो मैं आप लोगों से कह रहा था कि मैं जयपुर में रहकर नौकरी करता हूं, तो फिर ये बीच में YouTube वाला सीन कहां से आ गया? तो यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं कि नौकरी से मुझे उतनी सैलरी नहीं मिल पा रही थी जितनी मेरी और सरोज की जरूरतें थी। तो इस वजह से हम लोगों ने उस वक्त एक YouTube चैनल स्टार्ट किया था, और उस चैनल के ऊपर हम लोग इंडिया के जितने भी हॉन्टेड पैलेस थे उन जगहों की डॉक्यूमेंट्रीज डाला करते थे। और उन डॉक्यूमेंट्रीज को शूट करने के लिए मैं और सरोज हर हफ्ते शनिवार और रविवार को वैसी अलग अलग जगहों पर जाया करते थे। हर बार अलग अलग जगहों की शूटिंग करके हम लोग हफ्ते की 1 से 2 वीडियो उस चैनल पर अपलोड किया करते थे, क्योंकि मुझे पूरे हफ्ते में सिर्फ 2 दिन का ही टाइम मिल पाता था। उन 2 दिनों के दौरान हम उस जगह पर जाकर उसकी शूटिंग करके लाते थे, और बाकी के 5 दिनों में सरोज घर पर बैठकर उस डॉक्यूमेंट्री की अच्छी तरीके से एडिटिंग करके उसको शनिवार वाले दिन अपलोड किया करती थी। ऐसे में हमारा शेड्यूल बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रहा था, और लोगों का भी काफी अच्छा खासा रिस्पॉन्स आ रहा था। लेकिन फिर हमारा उस मनहूस जगह पर जाना हुआ, जिस जगह पर जाने की वजह से हमारा वो YouTube चैनल हमेशा हमेशा के लिए हमारे हाथों से चला गया, और उसके ऊपर से जो हमारी अच्छी खासी अर्निंग आ रही थी, हमने उस अर्निंग को भी खो दिया था। लेकिन अर्निंग को खोने का तो मुझे उतना दुख नहीं है, क्योंकि पैसा तो इंसान जीवन में कभी भी कमा सकता है। पर उस दौरान जो कुछ हमारे साथ हुआ था उसको मैं आज तक भी नहीं भुला पाया हूं, क्योंकि वो सब कुछ इतना ज्यादा डरावना था कि उसकी वो डरावनी यादें आज भी मेरे और सरोज के जहन में बिल्कुल उसी तरीके से बैठी हुई हैं, जिस तरीके से कोई मेंढक पानी के तालाब के तल में जाकर बैठ जाता है और फिर अंदर बैठा बैठा ही गुटर गुटर करता रहता है। ठीक ऐसे ही वो डर आज भी हमारे मन में किसी भी अंधेरे वाली जगह को देखते ही गुटर गुटर करने लगता है। दरअसल ये बात तब से शुरू हुई जब मेरी ही ऑफिस में काम करने वाले मेरे एक कलीग को मेरे YouTube चैनल के बारे में पता चला, और जब उसको ये बात पता चली कि मैं ऐसी हॉरर और हॉन्टेड जगहों पर जाकर उसकी डॉक्यूमेंट्री बनाता हूं, तो उसने मुझे 2-3 जगहों का नाम सजेस्ट किया था, जो कि उसी के शहर के बगल में मौजूद थी। यानी कि मेरा वो जो कलीग था, जिसका नाम दीपेश था, वो बाड़मेर शहर का रहने वाला था। साथ ही कुछ ही टाइम पहले उसकी एक सपना नाम की लड़की के साथ नई नई शादी हुई थी।
तो ऐसे में वो कुछ दिनों के लिए अपने घर पर छुट्टी मनाने के लिए गया हुआ था। लेकिन फिर एक दिन अचानक से ही मुझे उसका एक मेल आता है और वो मुझे उस जगह की पूरी डिटेल देता है जिस जगह के बारे में उसने कुछ टाइम पहले मुझे बताया था। ऐसे में मैं और सरोज ये तय करते हैं कि हम आने वाले शनिवार को उस जगह की शूटिंग करने के लिए निकलेंगे। लेकिन अब क्योंकि जयपुर से बाड़मेर शहर का सफर लगभग 400 किलोमीटर का था, तो ऐसे में हम लोगों का उस जगह की शूटिंग करने के लिए वहां पर जाना और फिर वापस लौटना 2 दिन में थोड़ा मुश्किल लग रहा था। इसी वजह से मैं और सरोज ये तय करते हैं कि मैं ऑफिस से फ्राइडे वाले दिन हाफ डे ले लूंगा और हम लोग फ्राइडे के दिन ही बाड़मेर शहर के लिए निकल जाएंगे। अब दीपेश ने मुझे जो लोकेशन डाल रखी थी, मैं उस लोकेशन को मैप पर लगाकर सीधा बाड़मेर शहर के लिए निकल जाता हूँ। लेकिन वो जो लोकेशन थी वो तो बाड़मेर शहर को भी पीछे छोड़ देने के बाद एक सुनसान और बियाबान इलाके से गुजरने वाली एक सिंगल सड़क की तरफ लेकर जा रही थी। हालांकि हम लोग ये बात अच्छी तरीके से जानते थे कि इस तरह की जो हॉन्टेड जगहें होती हैं वो किसी सुनसान जगह पर ही मौजूद होती हैं। ऐसे में मैं और सरोज अपनी गाड़ी से चुपचाप उस सड़क पर चलते जा रहे थे और फिर चलते चलते ही हम लोग एक गांव के अंदर पहुंचते हैं जहां की आबादी उतनी ज्यादा तो नहीं थी, लेकिन जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे उन लोगों को देखकर मुझे और सरोज को बहुत ही अजीब लग रहा था, क्योंकि उस पूरे गांव में जितने भी लोग मौजूद थे वो सारे के सारे 40 से 50 साल के ऊपर के लोग थे। यानी कि वहां पर हमें मुश्किल से एक लड़का या लड़की भी ऐसा दिखाई नहीं दिया जिसकी उम्र 20 से 22 साल के आसपास में हो। कहने का मतलब वहां पर कोई भी जवान शख्स या औरत मौजूद नहीं थी। पर उस बात के पीछे की वजह क्या थी ये उस वक्त हमें समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फिर उस गांव में जो एक छोटी सी चाय की टपरी बनी हुई थी, उस चाय की टपरी पर अपनी गाड़ी रोककर चाय पीते हुए हम लोग उस चाय की टपरी वाले से उस जगह के बारे में जिक्र करते हैं जिस जगह के बारे में मुझे दीपेश ने बताया था। पर जैसे ही मैंने उस टपरी वाले से उस जगह का जिक्र किया तो मेरे मुंह से उस जगह का नाम सुनते ही उस शख्स के चेहरे के भाव अचानक से बदल गए थे। कुछ देर चुप रहने के बाद वो मुझसे कहता है कि साहब, आप लोगों की भलाई इसी में है कि आप लोग यहीं से वापस लौट जाओ, क्योंकि अगर आप लोग वहां जाओगे तो आपके साथ वहां पर कुछ भी हो सकता है। हालांकि ये मेरे और सरोज के लिए कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि इस जगह पर जाने से पहले हम लोग जितनी भी जगहों पर गए थे और उन जगहों के बारे में जब हमने वहां जाने से पहले लोगों से बातें की थी तो हर किसी ने हमसे यही कहा था कि वो एक भूतिया जगह है और वहां पर जाने वाले लोगों के साथ कुछ बहुत अजीब होता है। तो ऐसे में आप लोग वहां मत जाओ। लेकिन इससे पहले ऐसा कहने के बावजूद भी हम लोग ऐसी बहुत सी जगहों पर जाकर आ गए थे, पर हमारे साथ वैसा कुछ भी नहीं हुआ था जैसा लोगों ने वहां जाने से पहले हमसे कहा था। तो ऐसे में इस बार भी हम उस टपरी वाले की बात को थोड़ा हल्के में ले लेते हैं और फिर उस जगह के बारे में पूरी जानकारी लेकर हम आगे के लिए निकल जाते हैं। हालांकि मैं जानता हूं कि इस वक्त आप लोगों के दिमाग में यही कंफ्यूजन चल रहा होगा कि आखिर वो कौन सी जगह थी जहां पर उस दिन हम दोनों जा रहे थे। तो आपके इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको बता दूं कि दीपेश ने मुझे बाड़मेर शहर के बगल में मौजूद एक गांव की एक ऐसी हवेली के बारे में बताया था जिस हवेली के बारे में ऐसा माना जाता था कि उस हवेली के अगल बगल में जितने भी गांव मौजूद हैं उनमें कोई भी जवान शख्स जिंदा नहीं रहता है, चाहे फिर वो कोई औरत हो या फिर कोई जवान लड़का। जितने भी अगल बगल के गांव थे उनमें जो लोग रहते थे उनकी सबकी उम्र 40 से 50 साल के ऊपर ही थी। और इस चीज के पीछे की क्या वजह थी ये थोड़ी ही देर में आपको कहानी में आगे चलकर पता चल जाएगा। दरअसल जैसे ही हम लोग उस सुनसान सड़क से एक जंगल वाले रास्ते के ऊपर चलते चलते एक जगह पर पहुंचे तो दूर से ही हमें उस हवेली का दरवाजा दिखाई देने लगा था, जिसकी दीवारें पूरी तरीके से खाई लगने की वजह से काली पड़ी हुई थी और देखने पर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये जगह बाकी की जितनी भी जगहें हमने देखी थी उनसे बहुत ज्यादा अजीब हैं, क्योंकि वो हवेली एक मिट्टी के टीले के ऊपर बनी हुई थी। यानी कि कहने का मतलब बाकी का जो धरातल था उससे वो थोड़ी हाइट के ऊपर थी। इसके साथ ही गाड़ी से नीचे उतरने के बाद ना जाने क्यों लेकिन मुझे ऐसा एहसास हुआ कि शायद इस जगह पर हम लोगों को नहीं आना चाहिए था। लेकिन इससे पहले कि मैं सरोज से ऐसा कुछ कह पाता वो खुद से ही मुझे बोल पड़ती हैं कि मनोज, मुझे लगता है कि अपने को यहीं से वापस लौट जाना चाहिए। ना जाने क्यों लेकिन पहली बार ऐसी किसी जगह पर आने के बाद मुझे एक बहुत नेगेटिव वाइब आ रही है। अब जैसे ही उसने मुझसे ये बात कही
तो उसकी इस बात को टालते हुए मैं उससे कहता हूं कि अरे इतना लंबा सफर तय करके आए हैं, गाड़ी का इतना पेट्रोल जला है, तो बिना कुछ कंटेंट लिए ही कैसे जा सकते हैं। उसे इतना कहकर मैं गाड़ी से हमारे जो कैमरे और बाकी का सामान था वो सब कुछ निकालने लगता हूं। हालांकि कहीं ना कहीं मैं अंदर ही अंदर सरोज की बात से सहमत था, पर फिर भी मैं उसके सामने बहादुरी दिखाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उस वक्त मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मेरी यही बहादुरी आगे चलकर मेरे साथ कुछ बहुत भयानक करवाने वाली है। दरअसल उस हवेली के गेट से लगभग 100 से 150 मीटर पहले ही अपनी गाड़ी खड़ी करने के बाद मैं वहीं से अपना सारा सेटअप तैयार कर लेता हूं और फिर कैमरा ऑन करके माइक को अपनी गर्दन के पास सेट करके एक व्लॉगर की तरह व्लॉगिंग करते हुए और उस हवेली के ढांचे के बारे में वीडियो के अंदर बताते हुए हम दोनों धीरे धीरे उस हवेली का जो मेन दरवाजा था उसकी तरफ बढ़ रहे थे। पर ना जाने क्यों एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि जैसे उस हवेली के ऊपर जो बड़ा सा लकड़ी का दरवाजा लगा हुआ है और उस दरवाजे के अंदर जो छोटे छोटे छेद बने हुए थे, उन छेदों के अंदर से मुझे कोई दो बड़ी बड़ी आंखें देख रही थीं। पर जैसे ही मेरी नजर उस तरफ पड़ी तो पलक झपकते ही वो जो कोई भी उस दरवाजे के पीछे था वो अचानक से वहां से हट गया था। अब जब मैं वीडियो के अंदर बोलना छोड़कर गौर से उस दरवाजे की तरफ देखने लगा तो मुझको उस तरीके से चुपचाप उस दरवाजे की ओर देखता हुआ देखकर सरोज मुझसे कहती हैं कि क्या हुआ। तो फिर मैं उससे कहता हूं कि नहीं, कुछ नहीं, और उससे ऐसा कहकर मैं फिर से व्लॉगिंग स्टार्ट कर देता हूं। लेकिन फिर उसी तरीके से व्लॉगिंग करते हुए जब हम लोग उस हवेली के मेन दरवाजे के पास पहुंचे तो हमें दिखाई दिया कि उसका जो एक तरफ का दरवाजे का हिस्सा था वो हल्का सा खुला हुआ था, लेकिन अंदर की तरफ से वो किसी लाल रंग की चुन्नी से बंधा हुआ था। अब उस दरवाजे को अंदर की तरफ से बंधा हुआ देखकर मुझे और सरोज को ये समझ में नहीं आया कि अगर ये दरवाजा अंदर की तरफ से बंधा हुआ है तो क्या इसका मतलब पहले से ही इस हवेली के अंदर कोई मौजूद है, और अगर कोई मौजूद नहीं है तो फिर शायद इस दरवाजे के अलावा भी इस हवेली से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता है जिससे इस दरवाजे को पीछे की तरफ से बांधने वाला शख्स बाहर निकल गया था। लेकिन उस वक्त हम लोगों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस जगह पर हमारे ये सारे तर्क आगे जाकर गलत साबित होने वाले थे। पर ऐसे में जब वो दरवाजा अंदर से उस चुन्नी से बंधा हुआ था जो कि हम लोगों को अच्छी तरीके से दिखाई भी दे रही थी और हमारा हाथ उस चुन्नी तक टच भी हो रहा था, तो एक पल के लिए तो हमने सोचा कि शायद पीछे की तरफ जाकर किसी दूसरे दरवाजे को तलाशते हैं। लेकिन तभी मैं सरोज को कैमरा पकड़ाकर उस चुन्नी को अपनी जेब में जो लाइटर था उस लाइटर से जला देता हूं और थोड़ी ही देर में वो चुन्नी पूरी तरीके से जलकर दो हिस्सों में टूट जाती है। उसके टूटते ही धीरे धीरे छर्र छर्र की आवाज करते हुए उस दरवाजे का जो एक तरफ का हिस्सा था वो जाकर दीवार से टकरा जाता है और जैसे ही वो दीवार से टकराता है तो बड़ी ही जोर की आवाज आती है और उस जोर की आवाज के साथ साथ उस दरवाजे से काफी सारी धूल भी निकलकर बाहर आती है। पर ये सब चीजें बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ ऐसा बताना चाहता हूं जो उस चुन्नी के ऊपर लाइटर से आग जलाते ही हुआ था। दरअसल जैसे ही मैंने उस चुन्नी को लाइटर से आग लगाई तो अचानक से ही मुझे और सरोज को उस हवेली के अंदर से किसी की अजीब तरीके से चीखने की आवाज सुनाई दी थी और उस आवाज को सुनकर मुझे ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई थी कि वो आवाज किसी औरत की ही थी। लेकिन वो आवाज सिर्फ एक बार के लिए ही आई थी। लेकिन जिस वक्त वो आवाज आई थी उस वक्त शुरू में तो वो आवाज काफी तेजी से चीखने की आई, लेकिन चीखने के साथ साथ ही जब वो आवाज हल्की हल्की दबने लगी तो लास्ट में जाकर ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो चीखने की आवाज कराहट में बदल गई है। लेकिन उस वक्त मुझे और सरोज को अपने कानों के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि जो आवाज मैंने और उसने सुनी है वो वास्तव में ही कहीं से आई थी या फिर हमारे मन के वहम ने ही हम दोनों के दिमाग में वैसे किसी आवाज को पैदा कर दिया था। अब इन सब बातों का जवाब तो हमें उस हवेली के अंदर जाने के बाद ही पता चलने वाला था। इसीलिए उस दरवाजे के खुलते ही हम दोनों अंदर की तरफ चलने लगते हैं। लेकिन थोड़ा सा अंदर जाने के बाद हम लोगों को एक बड़ा सा होल दिखाई देता है और उस होल के बगल में ही कुछ कमरे के जैसा मौजूद था और उस कमरे के अंदर से हमें एक ऐसी आवाज सुनाई दे रही थी जो वहां पर किसी इंसान के होने की उपस्थिति जाहिर कर रही थी। लेकिन सिर्फ उस आवाज को सुनने मात्र से ही यह भी जरूरी नहीं था कि हम लोग यही मान लेते
कि वो आवाज किसी इंसान के वहां पर होने की वजह से ही आ रही है, बल्कि वैसी भूतियां और हॉन्टेड जगहों पर तो उन आवाजों के आने का मतलब था कि जिस चीज की कल्पना पूरी दुनिया करती है, शायद वैसी ही कोई चीज वहां पर मौजूद थी। लेकिन वो क्या था, इसके बारे में तो हम लोगों को जिस तरफ से वो आवाज आ रही थी उस तरफ जाने के बाद ही पता चल सकता था। तो ऐसे में मैं झट से अपने बैग से एक टॉर्च निकालता हूं, क्योंकि जिस कमरे के अंदर से वो आवाज आ रही थी उस कमरे के अंदर काफी घना अंधेरा था। पर आगे की बात बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि वो जो आवाज थी वो किसी और चीज की नहीं, बल्कि चूड़ियों के खनकने की आवाज थी। और वो चूड़ियों के खनकने की आवाज उसी कमरे के अंदर से आ रही थी। पर जैसे ही मैं टॉर्च निकालकर उस कमरे की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, तो अचानक से सरोज पीछे से मेरी कमर के ऊपर हाथ रखते हुए मुझसे कहती हैं कि मनोज, मुझे लगता है कि हमें उस तरफ नहीं जाना चाहिए, और मैं तो अभी भी तुमसे कह रही हूं कि यहां से वापस लौट चलो। तो अब उसके ऐसा कहते ही मैं उसके ऊपर थोड़ा सा गुस्सा करते हुए कहता हूं कि तुमसे थोड़ी देर सब्र नहीं होता। ये भूत प्रेत चुड़ैल वगैरह कुछ नहीं होता, ये सब लोगों की बनी बनाई बातें हैं। हालांकि ऐसी जगहों पर आकर इंसान को थोड़ा बहुत डर जरूर लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वास्तव में ही ऐसा कुछ होता है। अभी मैं थोड़ा झल्लाते हुए सरोज को ये सब बातें बोल ही रहा था कि तभी अचानक से ही उस कमरे के अंदर से हम दोनों को ही किसी की अजीब तरीके से ठिठियाने की आवाज सुनाई देती है, जैसे कि कोई अपने मुंह के ऊपर हाथ रखकर हंस रहा हो। अब ये चीज होते ही मेरे और सरोज के बदन का रोम रोम खड़ा हो जाता है, क्योंकि उस हंसी की आवाज को सुनकर तो अब हम दोनों को इस बात का पक्का एहसास हो गया था कि उस कमरे के अंदर जरूर कोई ना कोई है। लेकिन फिर भी मैं अपना कैमरा ऑन करके टॉर्च की रोशनी के सहारे धीरे धीरे उस कमरे की दहलीज तक जाता हूं। और जैसे ही मैं उस कमरे की दहलीज तक जाता हूं तो एक पल के लिए अचानक से मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई बहुत ही गहरा काला अंधेरे के जैसा कुछ हम लोगों के उस कमरे के अंदर घुसने से पहले ही उसके दरवाजे से काफी तेज स्पीड में बाहर निकला है। लेकिन वो क्या था ये तो हम लोग ठीक तरीके से देख नहीं पाए थे। पर अब हमारी टॉर्च की रोशनी की वजह से उस कमरे के अंदर जो कुछ भी था वो हमें अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा था। और मेरा यकीन मानिए, वो सब कुछ देखकर हमारे होश उड़ गए थे, क्योंकि उस वक्त वहां पर उस कमरे के बीचों बीच छत से कुछ चूड़ियां लटकी हुई थीं। और शायद अभी कुछ टाइम पहले हम दोनों को जो आवाज सुनाई दे रही थी वो उन्हीं चूड़ियों की आवाज थी। लेकिन जिस चीज से वो लटकी हुई थी और जिस तरीके से लटकी हुई थी वो चीजें बहुत डरावनी थीं। दरअसल जैसे ही हम दोनों उस कमरे के अंदर घुसे और हमारी टॉर्च की रोशनी उन चूड़ियों के ऊपर पड़ी, तो हमें दिखाई दिया कि किसी औरत के सिर के बहुत लंबे बालों से वो चूड़ियां उस कमरे की छत से लटकी हुई हैं। दिखने में वो बिल्कुल लाल रंग की चूड़ियां थीं, और जिस जगह पर कमरे के बीचों बीच लटकी हुई थी वहां पर उसके ठीक नीचे फर्श के ऊपर, जो कि अब कच्ची रेत के रूप में बदल चुका था, उस फर्श के ऊपर किसी इंसानी कंकाल के हाथ की कलाई पड़ी हुई थी। और उस इंसानी कंकाल का जो हाथ का पंजा था, उस पंजे के अंदर उसकी कलाई के ऊपर भी ठीक वैसी ही लाल रंग की चूड़ियां थीं, जैसी चूड़ियां ऊपर की तरफ वो बालों से बंधी हुई लटक रही थी। लेकिन वो जो हाथ की उंगलियों का ढांचा था वो उस कमरे में जमीन में इस तरीके से गड़ा हुआ था जैसे किसी ने उसको वहां पर जानबूझकर गड़ा दिया हो, या फिर किसी औरत को वहां पर जिंदा दफन किया गया हो, जो बाहर निकलने की कोशिश में सिर्फ अपनी एक हाथ की कलाई ही बाहर निकाल पाई हो। क्योंकि उस वक्त हम लोगों को ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी कि वो जो कुछ भी हमें सतह के ऊपर दिखाई दे रहा था उसको ऊपर से वहां पर गड़ा गया था, या फिर नीचे की तरफ पूरा का पूरा किसी का कंकाल मौजूद है जिसका सिर्फ वो एक हाथ ही बाहर निकल पाया है। लेकिन इसके साथ ही वहां पर उस हड्डीनुमा कलाई के चारों तरफ 4 दीपक भी रखे हुए थे, जिनमें अभी भी तेल ढला हुआ था, और उनके अंदर जो बाती मौजूद थी वो आधी से ज्यादा जली हुई थी। इसका मतलब था कि पिछले कुछ दिनों में ही वहां पर कोई आया था जिसने वहां ये सब कुछ किया था, या फिर वहां पर कुछ ऐसा बहुत भयानक हुआ था जो किसी हादसे की वजह से बीच में ही अधूरा रह गया। क्योंकि उन तेल ढले हुए दीपक के साथ वहां पर चारों तरफ काफी सारी सूखी हुई गुलाब की पंखुड़ियां भी फैली हुई थी, और एक जगह पर किसी इंसानी कंकाल की 2 हड्डियां और एक सिर की मुंडी भी रखी हुई थी। और वो जो सिर की मुंडी थी उसके ऊपर काफी लंबे लंबे बाल थे जो कि दिखने में बिल्कुल किसी औरत के ही लग रहे थे।
वो बाल इतने ज्यादा लंबे थे कि जिस जगह पर उस कमरे के बीच में उस मुंडी के ऊपर वो बाल लगे हुए थे, तो वहां से कमरे के दूसरे तरफ वाले कोने तक उन बालों की लंबाई जा रही थी। अभी मैं और सरोज अपनी आंखों के सामने टॉर्च की रोशनी के सहारे वो सब कुछ देख ही रहे थे, और वो सारा सीन हमारे कैमरे के अंदर रिकॉर्ड हो ही रहा था कि तभी हमें पीछे की तरफ से ऐसी आवाज सुनाई देती है कि जैसे कोई बहुत तेजी से सीढ़ियों से चढ़ता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा हो। अब जैसे ही हमें वो आवाज सुनाई दी तो हम दोनों झट से पीछे की तरफ पलट कर देखते हैं। लेकिन जैसे ही हमने पीछे की तरफ पलट कर देखा तो उस वक्त जो सीढ़ियां ऊपर वाली मंजिल की तरफ जा रही थीं, उन सीढ़ियों से हमें एक काली बिल्ली काफी तेजी से ऊपर की तरफ चढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। अब वो चीज देखते ही हम लोग इस उलझन में पड़ गए थे कि हमें जो आवाज सुनाई दी थी वो तो किसी इंसान के पैरों की आवाज थी, और इंसानों में भी वो पैर शायद किसी औरत के थे, क्योंकि ऊपर चढ़ने की आवाज के साथ साथ हमें एक पायल की आवाज भी सुनाई दे रही थी, और पायल सिर्फ लड़कियां या फिर औरतें ही पहनती हैं। पर जब हमने पीछे की तरफ पलटकर देखा था तो हमें तो वहां पर किसी औरत या लड़की की जगह वो काली बिल्ली जाती हुई दिखाई दी थी। अभी उस कमरे के दरवाजे से हम लोग पीछे की तरफ पलटकर ये सब देख ही रहे थे कि तभी अचानक से ही उस कमरे के अंदर से एक बार फिर से उन चूड़ियों के खनकने की आवाज आती है, और जैसे ही हमें वो आवाज सुनाई देती है तो हम दोनों काफी डरते हुए पीछे की तरफ पलटकर देखते हैं। और जैसे ही हम पीछे की तरफ पलटकर देखते हैं तो उस वक्त हमारी आंखों के सामने जो चीज हुई थी उसको देखकर मेरी और सरोज की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी, क्योंकि अभी जो इंसानी कंकाल का हाथ जिसके ऊपर वो लाल रंग की चूड़ियां थीं, वो हाथ हमें थोड़ा सा ही जमीन के अंदर से बाहर निकला हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब वो हाथ उस हड्डी नुमा कंकाल की कोहनी तक आ गया था। कहने का मतलब वो हाथ अपने आप ही थोड़ा सा और बाहर निकल गया था। इसके साथ ही ऊपर की तरफ जो किसी औरत के बालों से चूड़ियां लटकी हुई थीं, वो भी अपनी जगह पर अपने आप ही इस तरीके से हिल रही थी जैसे किसी हवा के झोंके के आने की वजह से कोई चीज हिलती है। लेकिन जो ताज्जुब वाली बात थी वो ये थी कि उस पूरे कमरे में जिस दरवाजे के ऊपर हम लोग खड़े हुए थे उसके अलावा ना ही तो कोई दूसरा दरवाजा था और ना ही कोई खिड़की थी, और इसी वजह से उसके अंदर इतना ज्यादा अंधेरा था। तो ऐसे में अगर उस कमरे में उस एक दरवाजे के अलावा दूसरा कोई दरवाजा या फिर खिड़की नहीं थी तो फिर किसी हवा के झोंके का तो अंदर आने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। तो अगर हवा अंदर नहीं आ रही थी तो फिर वो चूड़ियां वहां लटके लटके अपने आप ही कैसे हिल रही थी? पर उन लटकी हुई चूड़ियों से ज्यादा तो वो जो कंकाल नुमा हाथ अपने आप ही थोड़ा बाहर आ गया था वो हमें सबसे ज्यादा डरा रहा था। ऐसे में सरोज मुझसे कहती हैं कि मैंने तुमसे कहा था कि हम लोगों को अंदर नहीं चलना चाहिए, यहाँ पर कुछ बहुत भयानक हो रहा है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ से निकलने में ही हमारी भलाई है। अब सरोज के ऐसा कहने पर और अभी जो कुछ भी हुआ था उसको देखने के बाद मेरा दिल भी वहां रुकने की गवाही नहीं दे रहा था। इसी वजह से हम दोनों फटाफट उस हवेली का जो मेन दरवाजा था उसकी तरफ जाने लगते हैं ताकि हम वहां से बाहर निकल सके। लेकिन जैसे ही हम दोनों उस मेन दरवाजे की तरफ जाने लगे तो पीछे की तरफ से उस हवेली की जो ऊपर वाली मंजिल थी वहां से हमें किसी लड़की की चीखने की आवाज सुनाई देती है, और वो चीख कुछ इस तरह की थी कि जैसे उस लड़की को कोई बहुत तेज दर्द दे रहा हो, यानी कि उस चीख में एक अजीब सी कराहट थी। अब वो आवाज सुनते ही हमें लगा कि शायद वास्तव में ही यहाँ पर हमारी तरह ही कोई दूसरा इंसान मौजूद है जिसकी हमें वो आवाज सुनाई दे रही है, और हो सकता है उसको हमारी मदद की जरूरत हो। अब एक पल के लिए तो दिमाग में ये ख्याल आने के बाद भी हम दोनों ऊपर जाने का विचार छोड़ देते हैं, लेकिन दूसरे ही पल फिर से वो लड़की की काफी तेजी से चीखते हुए बचाओ बचाओ बोलने की आवाज आती है। अब ये आवाज सुनने के बाद तो हमें पक्का यकीन हो गया था कि जरूर यहाँ पर किसी की जान खतरे में है। इसीलिए मैं कैमरे को काफी कसकर पढ़कर धीरे धीरे डरे हुए कदमों के साथ उसी तरफ जाने लगता हूं जिस तरफ से वो आवाज आ रही थी, और मेरे पीछे पीछे सरोज भी आने लगती है। पर जिस दौरान हम उन सीढ़ियों से चढ़ते हुए काफी तेजी से ऊपर की तरफ जा रहे थे तो उसी दौरान अभी जिस लड़की की आवाज में हमें चीखने की और बचाओ बचाओ चिल्लाने की आवाज सुनाई दी थी, अब ठीक उसी आवाज में, या फिर यूं कहूं कि उसी लड़की की हमारे ऊपर चढ़ने के दौरान
ठिठक ठिठक कर हंसने की आवाज आने लगी थी। लेकिन अब जैसे ही हमें वो आवाज सुनाई दी तो हम दोनों ही ये सोचते हैं कि आखिर एक बार चलकर देखना ही पड़ेगा कि ये माजरा क्या है। तो ऐसे में जैसे ही हम दोनों उस हवेली की ऊपर वाली मंजिल पर पहुंचते तो वहां पहुंचते ही हम दोनों के चेहरों पर ही काफी सारा मकड़ी का जाला लग गया था, क्योंकि शायद उन सीढ़ियों से पिछले काफी लंबे टाइम से कोई ऊपर की तरफ नहीं चढ़ा था। ऐसे में वहां पर मकड़ी के काफी सारे जाले लगे हुए थे। अब वहां पर हमारे साथ वो जो कुछ भी हो रहा था वो सब दिन के वक्त ही हो रहा था। तो आप लोग सोच कर देखो कि अगर दिन के वक्त ही हमारे साथ वहां पर इतनी सारी चीजें हो रही थी, तो अगर कोई शख्स रात के वक्त उस हवेली के अंदर रुकने की कोशिश करता तो उसके साथ क्या कुछ हो सकता था, या फिर यूं कहूं कि हमारे साथ आगे चलकर वहां पर क्या कुछ हुआ था। दरअसल अब जैसे ही हम लोग उन मकड़ी के जालों को अपने चेहरे से साफ करते हुए ऊपर की तरफ जो एक होल नुमा जगह बनी हुई थी, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी पुराने जमाने में यहाँ पर कोई नृत्य का प्रोग्राम या फिर कुछ छोटा मोटा आयोजन किया जाता होगा, तो उस जगह को देखकर पहले तो हमें कुछ ज्यादा अजीब नहीं लगा। लेकिन फिर उसी होल के एक कोने में हमें एक ऐसा दरवाजा दिखाई देता है जिस दरवाजे को देखकर हम दोनों काफी अचंभे में पड़ जाते हैं, क्योंकि बाकी की हवेली जितनी ज्यादा पुरानी और खाई लगी हुई थी, वो दरवाजा उतना ही ज्यादा चमक रहा था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद रोज कोई उस दरवाजे के अंदर आता जाता है, इसी वजह से वहां पर इतनी ज्यादा साफ सफाई है। लेकिन अगर कोई वहां पर आता जाता था तो फिर उन सीढ़ियों में वो इतने पुराने मकड़ी के जाले कैसे लगे हुए थे। पर तभी मेरे मन में आया कि शायद हो सकता है यहां पर आने का कोई दूसरा रास्ता हो। इसी वजह से हम दोनों गौर से उस दरवाजे के पास जाकर उसको देखने लगते हैं। लेकिन उस दरवाजे के ठीक ऊपर संस्कृत भाषा में कुछ लिखा हुआ था। शायद वो कोई मंत्र थे, पर मुझे तो संस्कृत पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आती थी। लेकिन जो मेरी वाइफ थी वो पहले स्कूल टाइम में थोड़ी बहुत संस्कृत पढ़ी हुई थी। इसी वजह से जैसे ही उसने उस श्लोक को पढ़ा तो वो मुझसे कहती हैं कि ये तो कोई काम साधना का श्लोक है। पर उसकी ये बात सुनते ही मेरे मन की थोड़ी क्यूरोसिटी बढ़ जाती है और मैं अचानक से ही उस कमरे का जो दरवाजा था उसको काफी तेज धक्का दे देता हूँ। और जैसे ही मैं उस कमरे को धक्का देता हूँ तो उस कमरे के अंदर से काफी तेज सफेद सफेद धुएं का सा गुब्बार बाहर निकलता है, जैसे कि उसके अंदर काफी सारी धूल जमी हुई हो और उसको पिछले काफी लंबे समय से किसी के द्वारा खोला ही ना गया हो। लेकिन उस दरवाजे को बाहर की तरफ से देखकर तो ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसको इतने लंबे टाइम से खोला गया नहीं है। लेकिन उस दरवाजे के खुलते ही जैसे ही मेरी टॉर्च की रोशनी अंदर की तरफ पड़ी तो अंदर की दीवारों के ऊपर जो चलचित्र बने हुए थे और वहां का जो दृश्य था उसको देखकर तो मेरे और सरोज के होश ही उड़ गए थे, क्योंकि वहां पर कुछ ऐसा था जो हमने आज से पहले किसी भी हॉन्टेड जगह पर नहीं देखा था। दरअसल उस दरवाजे को खोलने के बाद जैसे ही मैं और सरोज उस कमरे के अंदर जाते हैं तो हमें दिखाई देता है कि उस कमरे की दीवारों के ऊपर संभोग के अलग अलग आसान बने हुए हैं, यानी कि उन दीवारों के ऊपर संभोग क्रिया के चित्र बने हुए थे। और वहीं उस कमरे के अंदर एक छोटा सा हवन कुंड भी बना हुआ था, जिसके पास में एक त्रिशूल गड़ा हुआ था और उस त्रिशूल के बगल में एक छोटी सी किताब रखी हुई थी। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरी बीवी सरोज नीचे झुककर उस किताब को अपने हाथों में उठा लेती है और जैसे ही वो उस किताब का पहला पन्ना पलटती हैं तो उस किताब के अंदर भी ठीक वैसे ही संस्कृत के श्लोक लिखे हुए थे, जैसा श्लोक बाहर की तरफ उस दरवाजे के ऊपर वाली साइड में लिखा हुआ था। लेकिन उस किताब के अंदर हर श्लोक के साथ में ठीक वैसा ही संभोग क्रिया का आसन बना हुआ था, जैसा बाहर की तरफ उस कमरे की जो दीवार थी उन दीवारों के ऊपर बने हुए थे। और पहले वाला जो पेज था उसमें आगे जितने भी संभोग के टोटल आसान थे उनके नंबर लिखे हुए थे। कहने का मतलब उस किताब में टोटल 108 संभोग आसन थे, जिनके चलचित्र श्लोक सहित उसके अंदर थे। पर तभी अचानक से ही उस कमरे के अंदर किसी औरत की जोर जोर से हंसने की आवाज गूंजने लगती है और वो आवाज इतनी भयानक थी कि उस आवाज को सुनते ही हम दोनों का पूरा बदन डर के मारे पसीने से भीग चुका था। लेकिन उस वक्त हमें यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये आवाज आ कहां से रही है, क्योंकि वो कमरा तो दिखने में बहुत ज्यादा छोटा था और उस नीचे वाले कमरे की तरह इस कमरे में भी उस एक दरवाजे के अलावा दूसरी कोई खिड़की या दरवाजा नहीं था। तो फिर उस कमरे में वो आवाज गूंज कहां से रही थी, ये मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था।
पर तभी मुझे दिखाई देता है कि बाहर की तरफ एक कोने से एक बहुत ही सुंदर औरत चलती हुई उस कमरे की तरफ ही आ रही है। लेकिन उसके जो सिर के बाल थे वो इतने ज्यादा लंबे थे कि जब वो चल रही थी तो सिर से लेकर पैरों तक टच होने के बाद भी वो बाल लगभग 3 से 4 फीट तो घसीटते हुए ही जा रहे थे, जिनकी वजह से उस सुंदरता के साथ साथ वो औरत थोड़ी बहुत डरावनी भी लग रही थी। हालांकि उस दौरान उस औरत की तरफ सरोज की नजर नहीं पड़ी थी, लेकिन फिर देखते ही देखते जैसे जैसे वो औरत मेरे करीब आती जा रही थी वैसे वैसे ही उसका वो सुंदर रूप एक भयानक और डरावने चेहरे में बदलने लगा था और उसके होंठों से खून की लार टपकती हुई नीचे गिरने लगी थी। इसके साथ ही जब वो वहां पर चलती हुई आ रही थी तो पीछे की तरफ लाल लाल पैरों के निशान बनने लगे थे। लेकिन जो डरने वाली बात थी वो ये थी कि वो पैरों के निशान उल्टे बन रहे थे, यानी कि वो औरत सीधी चलती हुई तो मेरी तरफ आ रही थी, लेकिन सीधा चलने के बावजूद भी वहां पर जो पैरों के निशान बन रहे थे वो उल्टे बन रहे थे। अब उसको अपनी तरफ आता हुआ देखकर मैं सोचता हूं कि शायद ये हम दोनों को यहीं पर मार डालेगी। इसी वजह से मैं उसकी तरफ देखते देखते ही सरोज के कंधे के ऊपर हाथ रखकर उसे हिलाने लगता हूं, साथ ही किसी हकले की तरह हकलाते हुए उससे कुछ कहना चाह रहा था। लेकिन उस वक्त उस औरत को अपनी तरफ आता हुआ देखकर मैं इतना ज्यादा डर गया था कि मेरे मुंह से ठीक तरीके से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता सरोज झट से मेरी तरफ पलटती हैं और मुझसे कहती हैं कि तुझे दिखाई नहीं दे रहा, मैं ये किताब पढ़ रही हूं, क्यों बार बार परेशान कर रहा है। अब जैसे ही सरोज ने मुझसे इस तरीके से वो बात बोली तो मैं तो बिल्कुल हक्का बक्का रह गया और उस तरफ देखने के बजाय मैं सरोज के चेहरे की तरफ देखने लगा, क्योंकि वो जो आवाज मुझे सुनाई दी थी उस आवाज में सरोज की आवाज के साथ साथ एक बहुत ही भारी सी आवाज और थी, जैसे कि कोई उसके साथ साथ बोल रहा हो। पर यह चीज होते ही जैसे ही मैंने वापस जिस तरफ से वो औरत हमारी ओर आ रही थी उस तरफ देखा तो अब वहां से वो औरत गायब थी, यानी कि अब वहां पर वैसा कुछ भी नहीं था। लेकिन एक चीज थी जो अब भी वहां पर थी और वो थी उस औरत के उन उल्टे पैरों की छाप जो मुझे अपनी आंखों के सामने ठीक तरीके से दिखाई दे रही थी। लेकिन तभी मैं फिर से सरोज से कहता हूं कि सरोज चलो ना, यहां से चलते हैं। तो मेरे मुंह से ये बात सुनते ही सरोज मुझे कुछ कहने के बजाय उल्टा उस किताब को अपने हाथ में लेकर जोर जोर से हंसने लगती हैं। और जिस वक्त वो उस तरीके से हंस रही थी तो हंसने के दौरान उसकी आवाज बहुत भारी हो गई थी। पर उससे पहले शादी के बाद मैंने कभी भी सरोज को उस तरीके से और उतना जोर जोर से हंसते हुए नहीं देखा था। ऐसे में वो चीज होते ही कहीं ना कहीं मेरे मन में ये विचार आ गया था कि कहीं कोई बुरी आत्मा जो कि इस हवेली में भटक रही थी वो मेरी बीवी के अंदर तो नहीं आ गई है। अब ये सिर्फ सोचने मात्र से ही उस वक्त मेरी ऐसी हालत हो गई थी जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकता। पर तभी अचानक ही सरोज का वो डरावना और अजीब सा व्यवहार रोमांटिक हो जाता है और वो वहीं पर मेरी कॉलर पकड़कर मेरे चेहरे के बिल्कुल करीब आकर मुझसे कहती हैं कि बेबी चलो यहाँ पर कुछ ट्राई करते हैं। आज तक हमने कहीं पर कोई भी आउटडोर सीन ट्राई नहीं किया है, तो क्यों ना आज यहीं पर कुछ कर लेते हैं, एक यादगार मेमोरी भी बन जाएगी। अब सरोज का इस तरीके से अचानक से बदलता हुआ व्यवहार देखकर उस वक्त मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या रिएक्ट करूं, क्योंकि उस वक्त मेरी तो हालात ऐसे ही हो रखी थी कि मेरे पूरे बदन पर डर के मारे पसीना आया हुआ था और दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि कैसे भी करके यहां से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकल जाऊं। पर उस वक्त सरोज को क्या हो गया था ये मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ सोच या समझ पाता, सरोज अचानक से झट से नीचे बैठ जाती हैं और नीचे बैठने के बाद वो बड़ी ही तेजी से मेरे पेट का बेल्ट खोलने लगी थी और देखते ही देखते बेल्ट खोलने के बाद उसने मेरे नीचे के पूरे कपड़े उतार दिए थे और ये सब कुछ उसने इतनी जल्दबाजी में किया था कि उसने खुद को रोकने का मुझे मौका ही नहीं दिया। लेकिन जो ताज्जुब वाली बात थी वो ये थी कि शादी के बाद जब कभी भी मेरे और सरोज के बीच ऐसा कुछ होता था तो वो खुद से ऐसा कुछ भी नहीं करती थी, बल्कि वो इन सब चीजों में बहुत ज्यादा शर्मीली थी। लेकिन आज उसको खुद से ही ये सब कुछ करता हुआ देखकर मुझे ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर इस वक्त मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन तभी नीचे से पूरे कपड़े उतार देने के बाद वो मेरे जन्नांग को अपने हाथ में लेकर इतना अच्छी तरीके से सहलाने लगती हैं कि उस वक्त मैं ये भूल गया था कि मैं किस जगह पर हूं
और फिर थोड़ी देर उस तरीके से सहलाने के बाद वो अपने मुंह से उसकी काफी अच्छी तरीके से मालिश करने लगी थी। और वो चीज मुझे इतना ज्यादा आनंद दे रही थी कि उस वक्त मैं ये भूल ही गया था कि मेरे हाथ में जो कैमरा है वो ऑन है और वो जो कुछ भी हो रहा था उसमें उसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है। अब ये बात मैं यहां पर क्यों बोल रहा हूं इसका आप लोगों को आगे जाकर पता चलने वाला है, क्योंकि इस चीज की वजह से ही आगे जाकर मेरी आंखों के सामने एक ऐसी सच्चाई आई थी जिसको देखकर मैं पूरी तरीके से दंग रह गया था। लेकिन क्योंकि अब धीरे धीरे मेरे अंदर की भी काम वासना जागने लगी थी, तो ऐसे में उस कमरे की दीवार के अंदर एक छोटा सा कुछ सामान रखने का जैसा कुछ बना हुआ था। तो मैंने वहीं पर मेरे हाथ में जो कैमरा और टॉर्च थी उसको रख देता हूँ और उसके बाद अपने अंदर के हैवानियत वाले जानवर को खुद से ही बढ़ावा देते हुए मैं खुद भी उन सब चीजों में इतना ज्यादा लिप्त हो जाता हूँ कि सरोज के साथ साथ मैं भी ये भूल गया था कि उस वक्त हम दोनों किस जगह पर मौजूद हैं। पर शायद सरोज तो वो सब कुछ खुद से नहीं कर रही थी, उसके द्वारा वैसा करने के पीछे की वजह तो कुछ और ही थी। लेकिन मैंने तो जानबूझकर अपना होश खाया था और अपना होश गवा देने के बाद जब मेरे ऊपर भी पूरी तरीके से काम वासना सवार हो गई थी, तो मैं अपने दोनों हाथों से सरोज के चेहरे को पकड़ता हूं और फिर काफी अच्छी तरीके से उसका मुखमर्दन करने लगता हूं। और फिर ये चीज करने के बाद जब मेरा जननांग बिल्कुल किसी लोहे की रोड की तरह सख्त हो गया, तो सरोज अचानक से ही नीचे से खड़ी होती हैं और फिर देखते ही देखते वो मेरे सामने पूरी तरीके से नग्न अवस्था में आ गई थी। इसके बाद वो फिर से मेरे जननांग के ऊपर अपना एक हाथ रखती हैं और वो उसको इस तरह से पकड़कर आगे चलने लगती हैं जिस तरीके से कोई किसी का पल्लू पकड़कर आगे आगे चलता है। और मैं भी बिल्कुल हवस में पागल हुआ धीरे धीरे उसके पीछे पीछे चलने लगता हूं। फिर वो मुझे उस कमरे के ठीक बीचों बीच उसी जगह पर ले जाती हैं जिस जगह पर वो त्रिशूल और बाकी की सारी चीजें रखी हुई थी। उसके बाद वो वही फर्श के ऊपर लेट जाती हैं और हम दोनों के बीच उसी जगह पर संभोग क्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार जिस पोजीशन में हम दोनों वो चीज कर रहे थे वो पोजीशन बाकी के आम दिनों हम जैसा करते थे उस पोजीशन जैसे ही थी, लेकिन उससे थोड़ी डिफरेंट थी। वैसा कुछ मैंने पहले कभी भी ट्राई नहीं किया था और ना ही मुझे उस पोजीशन के बारे में पहले कभी इतनी ज्यादा जानकारी थी। लेकिन वो सब कुछ तो सरोज खुद से ही करवा रही थी। ये चीज देखकर उस वक्त वो सब कुछ करते हुए मेरे मन में ये विचार तो चल रहा था कि सरोज को संभोग की इस पोजीशन का अगर पहले से कुछ पता था तो उसने इससे पहले ऐसा कुछ क्यों नहीं किया। लेकिन तभी देखते ही देखते मैं ये सारी बातें सोचना समझना बंद कर देता हूँ और उस वक्त हम दोनों उस क्रिया में इतने ज्यादा लिप्त हो गए थे कि उस वक्त उस कमरे के अंदर हम दोनों की जोर जोर से अजीब अजीब तरीके से बड़बड़ाने की आवाजें आने लगी थी। और फिर लगभग 15 से 20 मिनट की बड़बड़ाहट के बाद जैसे ही मेरे जन्नांग से उसका गरम गरम लावा सरोज के जन्नांग में प्रवेश करता है, तो उसकी कुछ 2-4 बूंदे वहां की जो जमीन थी जिसके ऊपर वो त्रिशूल गड़ा हुआ था उसके ऊपर भी गिर जाती हैं। और जैसे ही वो बूंदे वहां पर गिरती हैं तो मैं देखता हूं कि कुछ हरा हरा घास के जैसा काफी तेजी से जमीन से बाहर आने लगा था। और ये चीज होने के साथ ही मुझे बाहर की तरफ से किसी औरत की एक बहुत जोर से हंसने की आवाज भी सुनाई दी थी। लेकिन उस हंसने की आवाज में इस बार कराहट नहीं बल्कि एक तृप्ति थी, जैसे कि किसी को कुछ ऐसा मिल गया हो जिसकी वो वर्षों से तलाश में था। पर तभी सरोज को कुछ झटके के जैसा लगता है और उसका पूरा बदन अजीब तरीके से हिलता है। उसके बाद वो बहुत ही अजीब तरीके से मुझे और खुद को देखने लगती हैं और फिर भागकर अपने सारे कपड़े पहनने लगती हैं। पर कपड़े पहनते पहनते वो मेरी तरफ गुस्से से देखते हुए कहती हैं कि यहाँ पर ये सब करने की क्या जरूरत थी। ये सब करने के लिए घर क्या कम पड़ गया था जो तुम यहाँ पर भी शुरू हो गए। और मेरा तो तुम जानते हो कि तुम्हारे टच में आते ही मुझे कुछ होश ही नहीं रहता है कि आखिर तुम मेरे साथ कर क्या रहे हो। इसीलिए तुमसे कह रही हूं कि गलती से भी दोबारा से किसी ऐसी जगह पर यह सब करने की कोशिश भी मत करना। अगर किसी ने देख लिया होता तो क्या होता। अब जब वो मुझे ये सब बातें कह रही थी तो मैं बहुत ही अचंभे में पड़ गया था, क्योंकि उसने खुद से ही तो वो सब स्टार्ट किया था और अब वो खुद ही मुझे बोल रही थी कि मैंने उसके साथ उस जगह पर वो सब क्यों किया। लेकिन शायद असल में वहां पर जो कुछ हुआ था वो सब कुछ मुझे उस वक्त तक समझ में नहीं आया था। पर तभी हम दोनों हमारा पूरा सामान लेकर वहां से वापस निकल जाते हैं। और जब हम लोग वापस निकल रहे थे तो उस दौरान ना ही तो हमें किसी की कोई चिल्लाने की आवाज सुनाई दी थी और ना ही किसी की हंसने की,
बल्कि हम दोनों बड़ी ही आसानी से उस हवेली से बाहर निकल आए थे और फिर हमारी गाड़ी में बैठकर वापस जयपुर शहर की तरफ लौटने लगे थे। लेकिन पूरे रास्ते मुझे एक बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर वो सब कुछ हुआ तो हुआ कैसे। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी मुझे जो कुछ पहले हुआ था उसका जवाब तो मिला ही नहीं था और फिर से वही चीज होना शुरू हो गई थी। यानी कि जब एक हाईवे के ऊपर मैं अपनी गाड़ी चला रहा था तो उस दौरान मेरे बगल में आगे वाली सीट पर बैठी हुई मेरी बीवी फिर से अपने एक हाथ को धीरे धीरे मेरी गर्दन और सीने के ऊपर चलाने लगती है। पर उसको वो हरकत करता हुआ देखकर मैं गुस्से में उसका हाथ वहां से हटा देता हूं और उससे कहता हूं कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, मैं ड्राइव कर रहा हूं। अगर गलती से भी कुछ हो गया तो एक्सीडेंट हो जाएगा और अभी तो तुम खुद ही कह रही थी कि ऐसी जगह पर यह सब करना ठीक नहीं है और अब फिर से खुद ही स्टार्ट हो गई। अब जैसे ही मैंने उससे ये बात बोली तो मेरी इस बात का कोई जवाब देने के बजाय वो गाड़ी के अंदर जोर जोर से हंसने लगी थी और वो ठीक उसी तरीके से हंस रही थी जिस तरीके से मैंने उसको उस हवेली के अंदर हंसते हुए देखा था। इसके साथ ही उसकी उस हंसने की आवाज में मुझे गौर से सुनने पर ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे ये आवाज सरोज की नहीं बल्कि किसी और की है। पर तभी हंसते हंसते ही वो झट से मेरे ऊपर झपट्टा मारती हैं और मेरी कॉलर को पकड़कर मेरे चेहरे के काफी नजदीक अपना चेहरा लेकर आती हैं और फिर मुझसे कहती हैं कि चुपचाप जैसा मैं कर रही हूं वैसा मुझे करने दे, वरना तेरा वो हाल करूंगी जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब जिस वक्त वो मेरे चेहरे के काफी नजदीक अपना चेहरा लाकर मुझसे ये बात कहती हैं तो उस दौरान उसके मुंह के अंदर से एक इतनी भयंकर सड़ांध यानी कि बदबू आती है कि वैसी बदबू पहले कभी भी सरोज के मुंह से नहीं आई थी। वो बदबू कुछ इस तरह की थी जैसे कि कोई मरा हुआ शरीर यानी कि कोई लाश सड़ रही हो और उसी की वजह से उस वक्त मुझे अंदर की तरफ से कुछ उल्टी करने का जैसा महसूस हुआ तो मैं चलती कार में ही अपनी ड्राइविंग साइड वाली विंडो का शीशा डाउन करता हूं और फिर थोड़ी बाहर की ताजी हवा लेता हूं। लेकिन जैसे ही मैंने ये चीज की तो उसी दौरान सरोज फिर से मेरे पेंट की चेन को खोलने लगती है। उसके बाद देखते ही देखते वो चलती कार में ही मेरे इस जननांग को बाहर निकालकर सीधा मुखमर्दन करने लगी थी और ये चीज होते ही मैं एक बार फिर से धीरे धीरे आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा था। उस वक्त मेरे से ठीक तरीके से अपनी कार भी नहीं चलाई जा रही थी। इसी वजह से मैं अपनी कार की स्पीड को थोड़ा धीमा कर लेता हूं और फिर लगभग 8 से 10 मिनट के मुखमर्दन के बाद मेरे जननांग का वो गरम गरम लावा सरोज के मुंह के अंदर ही निकल जाता है। पर बाकी के दिनों जहां वो इस चीज के लिए मेरे द्वारा काफी जिद करने के बावजूद भी मुझे मना करती थी, वही आज वो उस पूरे के पूरे लावे को अपने अंदर निगल गई थी। यानी कि उसने उस पूरे के पूरे लावे को अपने मुंह के अंदर पी लिया था और पीने के बाद भी वो मेरे उस जननांग को कुछ इस तरीके से चाट रही थी जैसे कि वो कोई आइसक्रीम हो। शायद उसकी वो प्यास मेरी उन 10 से 12 लावे की बूंदों के अंदर नहीं बुझी थी। इसी वजह से वो फिर से मेरे जननांग को अपने एक हाथ से बार बार आगे पीछे करने लगी थी और फिर देखते ही देखते न जाने कब मैं अपनी कार को हाईवे के ऊपर ही साइड में लगाता हूं और वहीं की वही सीट को पीछे की तरफ फोल्ड करके सरोज को एक बत्तख वाली पोजीशन में डालकर उसके पीछे से उसके जन्नांग में अपने जन्नांग को आगे पीछे करवाने लगता हूं और उस दौरान हमारी गाड़ी कुछ इस तरीके से हिल रही थी जैसे कि कोई झूला हिल रहा हो। पर उस वक्त वो जो कुछ भी हो रहा था वो मुझे अंदर से इतनी ज्यादा तृप्ति महसूस करवा रहा था कि उस वक्त मुझे ये समझ में ही नहीं आया था कि आखिर मैं वो सब क्यों कर रहा हूं और किस जगह पर कर रहा हूं। और मेरा यकीन मानिए, संभोग क्रिया के दौरान शादी के बाद सरोज मुझे जिन जिन चीजों को करने के लिए मना करती थी अब वो खुद से ही वही चीजें करवा रही थी। यानी कि मैंने उसको बहुत बार उस बत्तख वाली पोजीशन में पीछे से करवाने के लिए बोला था, लेकिन वो कभी भी इस चीज के लिए तैयार नहीं हुई थी। पर आज जब उस पोजीशन में मुझे वो सब कुछ करने के लिए मिल रहा था तो हर एक लगते हुए धक्के के साथ मुझे जो आनंद प्राप्त हो रहा था और जिस आनंद के 7वें स्तर पर मैं था उसको मैं आप लोगों को शब्दों में भी बयान नहीं कर सकता, क्योंकि इस बात को सिर्फ वही समझ सकता है जिसने कभी इस आनंद का लुत्फ उठाया हो। हालांकि मैं जानता हूं कि इस कहानी को सुनते वक्त आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस आनंद का लुत्फ बहुत पहले से उठाते आ रहे हैं। खैर, अब गाड़ी में ये सब कुछ होने के बाद काफी लंबा सफर तय करके जब हम लोग जयपुर वापस पहुंचे तो पहुंचते पहुंचते हम लोगों को रात के लगभग 2 से 2:30 बजे का वक्त हो गया था। ऐसे में जैसे ही हम दोनों हमारे फ्लैट के अंदर घुसे
तो फ्लैट के अंदर घुसते वक्त मुझे हम दोनों के कदमों के साथ साथ किसी तीसरे के कदमों की आवाज़ भी सुनाई देती है। और जैसे ही मुझे वो आवाज़ सुनाई देती है तो मैं झट से पीछे की तरफ पलट कर देखता हूँ। और जैसे ही मैं पीछे की तरफ पलट कर देखता हूँ तो मुझे वहाँ पर मेरे और सरोज के अलावा और कोई भी दिखाई नहीं देता है। लेकिन उस वक्त तक फ्लैट के अंदर घुसने के बाद मैंने अंदर की लाइट चालू नहीं की थी, क्योंकि जो लाइट का स्विच बोर्ड था वो दरवाजे से थोड़ा 10 से 15 कदम आगे की तरफ था। पर जैसे ही पीछे की तरफ देखने के बाद जब मैं वापस से सामने की तरफ देखता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि फ्लैट में घुसने के दौरान सरोज आगे थी और मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। तो अब जब सरोज मेरे आगे थी तो मुझे उसके सिर के बाल ठीक उतने ही लंबे दिखाई देते हैं जितने लंबे बालों वाली औरत मुझे उस हवेली की छत के ऊपर दिखाई दी थी। यानी कि उसके बाल सिर से लेकर पैरों तक टच होने के बाद भी नीचे फर्श के ऊपर पड़े हुए थे। और ये चीज देखते ही मेरे मुंह से एक बहुत भयंकर चीख निकल जाती है। और जैसे ही मैं चीखता हूं तो सरोज कुछ इस तरह से मेरी तरफ पलटती है जैसे कि वो मुझे और ज्यादा डराना चाहती हो। पर जैसे ही वो मेरी तरफ पलटती हैं तो उसका वो चेहरा देखकर उस वक्त मेरी जो हालत हुई थी, उस हालत में तो मुझे ऐसा लगा था कि शायद मैं यही हार्ट अटैक आने की वजह से मर जाऊंगा। क्योंकि एक तो पूरे दिन में 2 बार करने की वजह से मेरे शरीर में अब वैसे हिम्मत नहीं रही थी, और ऊपर से वो भयानक चेहरा देखते ही मेरे शरीर की पूरी एनर्जी ही निकल गई थी। क्योंकि मैं देखता हूं कि जैसे ही सरोज पीछे की तरफ पलटकर मेरी ओर देखती है तो उस वक्त वो चेहरा सरोज का नहीं था, बल्कि वो उसी डरावनी औरत का था जिसको मैंने उस हवेली के अंदर हमारी तरफ आता हुआ देखा था। अब उस औरत को अपने साथ इतनी दूर अपने फ्लैट के अंदर देखकर मुझे समझ में आ गया था कि शायद ये हमारा पीछा करते हुए यहां तक भी आ गई है। पर शायद उस वक्त जब मैं चीखा था तो मेरी वो चीखने की आवाज मेरे बगल में रहने वाले मेरे पड़ोसियों को भी सुनाई दे गई थी। यानी कि जो मेरे फ्लैट के बगल में दूसरा फ्लैट था, उस फ्लैट के अंदर भी मेरी ही कंपनी में काम करने वाले 2-4 लोग रहते थे। ऐसे में जैसे ही वो मेरी उस चीखने की आवाज को सुनते हैं तो वो नींद में ही भागते हुए वहां पर आते हैं। और जैसे ही वो वहां पर आते हैं तो अचानक से सरोज वापस सामने की तरफ पलट जाती है और काफी तेजी से जाते हुए खुद से ही लाइट का जो स्विच बोर्ड था उसको ऑन करती है। अब उसके द्वारा स्विच बोर्ड ऑन करते ही पूरे फ्लैट में उजाला हो जाता है। पर इसी दौरान पीछे की तरफ से आने के बाद वो सब लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आखिर हुआ क्या है, मैं इतना बुरी तरीके से क्यों चीखा हूं। लेकिन इससे पहले कि मैं उन लोगों की इस बात का कोई जवाब दे पाता, सामने की तरफ से सरोज भी पलटकर उल्टा मेरी तरफ ही आती है और फिर मेरे पास आकर मेरे गले के ऊपर बहुत ही प्यार से हाथ रखते हुए और मेरी गर्दन को सहलाते हुए मुझसे कहते हैं कि क्या हुआ बेबी, तुम इस तरीके से डर क्यों गए? कहीं तुम्हें कुछ ऐसा तो दिखाई नहीं दे गया जो तुम नहीं देखना चाहते थे? मुझसे ये बात कहकर वो हल्की हल्की मुस्कुराहट में अजीब तरीके से मुस्कुराने लगती हैं। और उस वक्त उसके होंठों पर वो जो मुस्कुराहट थी वो बहुत ही ज्यादा क्रिपी और डरावनी थी। हालांकि ये बात बोलते वक्त वो अपने नॉर्मल रूप में ही थी, यानी कि अब उसका चेहरा उस चुड़ैल के जैसा दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन उसका बोलने का और बाकी का जो बिहेवियर था वो मुझे कुछ बदला बदला सा महसूस हो रहा था। पर फिर भी मैं उन पड़ोसियों से कहता हूं कि अरे कुछ नहीं, वो शायद गलती से कोई जानवर पहले से ही फ्लैट के अंदर बंद हो गया था। तो इसी वजह से जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो जब वो उड़ता हुआ बाहर की तरफ निकला तो मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई चमगादड़ अंदर घुस गई है। इसी वजह से हड़बड़ाहट में मेरे मुंह से वो चीख निकल गई। बाकी और कोई बात नहीं है। अब मेरे मुंह से ये बात सुनकर वो सब लोग तो वापस अपने अपने फ्लैट में जाकर सो गए थे, लेकिन मेरी नींद उड़ चुकी थी। पर जैसे ही वो लोग फ्लैट से निकले तो सरोज जाकर इतनी तेजी से उसका दरवाजा बंद करती है कि उस वक्त उसका उस तरीके से उस दरवाजे को बंद करना मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगा था। पर दरवाजे को बंद करते ही वो मुझे पकड़कर काफी तेजी से उस दरवाजे से ही सटाकर खड़ा कर देती हैं और एक बार फिर से वो तो वही सब करने लगती हैं जो वो आज के दिन पहले 2 बार कर चुकी थी। पर इस बार जैसे ही वो ये सब कुछ करने लगती हैं तो मैं गुस्से में उसको साइड में हटा देता हूं और उससे कहता हूं कि तुम पागल तो नहीं हो गई हो, सारे दिन बस यही काम है। लेकिन अब जैसे ही मैंने उसको गुस्से में साइड में हटाया और ये बात बोली तो वो नीचे बैठे बैठे ही बहुत ही अजीब तरीके से गुस्से में मेरी तरफ देखने लगती हैं। शादी के बाद मैंने पहले कभी भी उसको उस तरीके से मेरी ओर देखते हुए नहीं देखा था, पर तभी मैं उसको वहीं पर उसी तरीके से नीचे बैठा हुआ छोड़कर अपने बैग को लेकर
अंदर बेडरूम में चला जाता हूँ और फिर बाथरूम में नहाने लगता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं नहाकर बाथरूम से वापस बेडरूम में आता हूँ तो जो मैं देखता हूँ उसको देखकर मेरा सिर चकरा जाता है, क्योंकि जैसे ही मैं बाथरूम से बाहर आया तो मैंने देखा कि हमारे बेडरूम के अंदर जो सोफा था, उस सोफे के ऊपर सरोज बिल्कुल बिना कपड़ों के अपनी दोनों टांगों को फैलाकर बैठी हुई हैं और उस वक्त वो अपने एक हाथ से बार बार अपने जननांग को फैला रही थी। साथ ही ये चीज करते हुए वो अजीब अजीब सी सिसकारियां भी ले रही थी। अब ये चीज देखकर मुझे समझ में ही नहीं आया कि आखिर मैं वहां पर क्या रिएक्ट करूं, क्योंकि उस वक्त मेरे पूरे बदन पर सिर्फ एक टॉवल बंधा हुआ था। लेकिन अब सरोज को अपनी आंखों के सामने उस हालात में देखकर देखते ही देखते वो टॉवल भी किसी तनाव की वजह से हल्का सा खुलकर नीचे गिर जाता है और जैसे ही वो टॉवल अपने आप ही नीचे गिरता है तो मैं भी बिल्कुल नग्न हालत में सरोज के सामने खड़ा हुआ था। साथ ही कुछ था जो बिल्कुल सख्त होकर तन गया था और उस चीज को उस तरीके से सख्त होता हुआ देखकर सरोज उस सोफे से उठकर किसी जानवर की तरह चलते हुए लपक कर मेरे पास आती हैं और फिर कुछ ऐसा करती हैं जो उसने इससे पहले कभी नहीं किया था। यानी कि इस बार वो मेरे जननांग से मुखमर्दन नहीं करती हैं, बल्कि उसके जो दोनों उभरे हुए उरेजू थे, जो कि उस वक्त बिल्कुल सख्त होकर काफी आकर्षक लग रहे थे, वो अपने उन दोनों उरेजुओं को अपने दोनों हाथों से एक जगह पर करके मेरे जननांग को उन दोनों के बीच में रगड़ने लगी थी। अब उसको ये चीज करता हुआ देखकर मैं बिल्कुल भौचक्का रह गया था, क्योंकि मुझे ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो संभोग की इन अलग अलग पोजीशनों को अपने दिमाग में ला कहां से रही हैं। लेकिन फिर देखते ही देखते कुछ ही देर बाद मैं बिल्कुल किसी निर्जीव वस्तु की तरह बेड के ऊपर पड़ा हुआ था और सरोज मेरे ऊपर काफी तेज रफ्तार से उछल रही थी। लेकिन इस दौरान अचानक से कमरे की लाइट बंद हो जाती है, पर उस वक्त मुझे उस लाइट के बंद होने से भी इतना ज्यादा असर नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं तो उस वक्त किसी और ही चीज की मदहोशी में खोया हुआ था। पर लगभग 4 से 5 मिनट के बाद जैसे ही मेरी नजर अंधेरे में फिर से उस सोफे के ऊपर जाती है, जिस सोफे के ऊपर अभी कुछ देर पहले सरोज उस नग्न हालत में अपनी दोनों टांगों को फैलाकर बैठी हुई थी, तो अब उस सोफे की तरफ देखते ही मुझे दिखाई देता है कि उस सोफे के ऊपर अब वही चुड़ैल बैठी हुई हैं जो मुझे उस हवेली के अंदर दिखाई दी थी। साथ ही फ्लैट में आने के बाद सरोज का चेहरा जिसके रूप में बदल गया था, लेकिन अब वो वहां पर बिल्कुल उसी तरीके से नग्न हालत में थी जिस तरीके से कुछ देर पहले उस सोफे के ऊपर सरोज बैठी हुई थी। यानी कि अब उस चुड़ैल के बदन के ऊपर भी एक भी कपड़ा नहीं था और वो भी अपने उन लंबे लंबे सड़े हुए नुकीले नाखून वाले हाथों से हम दोनों को उस तरीके से संभोग करता हुआ देखकर अपने जननांग को सहला रही थी। लेकिन उसके उस बिना कपड़ों वाले शरीर को देखते ही मेरा जो जननांग था वो धीरे धीरे किसी गुब्बारे में से जैसे हवा निकल जाती है वैसा हो गया था, क्योंकि उस औरत का शरीर पूरी तरीके से सड़ा गला सा दिखाई दे रहा था, जिसके ऊपर अजीब तरीके से कीड़े रेंग रहे थे। साथ ही उसका जो चेहरा था वो तो इतना ज्यादा डरावना था कि उस चेहरे को देखकर ही मैं इतना ज्यादा डर गया था कि डर के मारे मेरी वो जो उत्तेजना थी वो न जाने कहां गायब हो गई थी। पर जैसे जैसे सरोज को ये फील हो रहा था कि अब नीचे उतना कुछ पहले जैसा नहीं रहा, तो वो बहुत ही गुस्से में अपने आप को मेरे बदन से रगड़ने लगी थी। पर उस वक्त उसकी वो रगड़ भी कुछ काम नहीं दे रही थी, इसीलिए वो गुस्से में आकर मेरी गर्दन को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेती है और फिर इतनी तेजी से मेरे दोनों होठों को काटने लगी थी कि उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे खा ही जाएगी। पर उस दौरान अपने आप को उससे छुड़ाने की कसम में मेरा एक हाथ बेड के बगल में जो लैंप का स्विच मौजूद था उसके ऊपर लग जाता है और गलती से वहां पर हाथ टच होने की वजह से कमरे की लाइट जल जाती है और जैसे ही कमरे की लाइट जलती है तो वापस से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और फिर लगभग 5 से 10 मिनट में ही मेरी वो उत्तेजना फिर से अपने उस स्तर पर पहुंच चुकी थी, जिसके बाद लगभग 20 से 25 मिनट के घमासान के बाद मैं इस बार बहुत तेज तेज आवाज करते हुए शांत हो जाता हूं, क्योंकि ये मेरा उस दिन तीसरी बार था। अब ये जो कुछ भी हो रहा था, ये अगर आपने कहानी को शुरू से गौर से सुना होगा तो आपको पता होगा कि ये फ्राइडे वाली रात को हो रहा था और ऐसे में अगले 2 दिनों की मेरी भी ऑफिस की छुट्टी थी। तो अगले 2 दिनों में सरोज ने इस चीज के चलते मेरी जो हालात की थी उसके बारे में मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकता, क्योंकि अगले 2 दिनों में उसने मेरे साथ लगभग
20 से 22 अलग अलग संभोग की पोजीशनों में ये सब कुछ किया था, जिसकी वजह से मेरा शरीर पूरी तरीके से इस तरह का हो गया था जैसे कि गन्ने के रस को गन्ने से निकाल लेने के बाद जो उस बचे हुए गन्ने की हालत हो जाती है, ठीक वैसा ही कुछ मेरा हाल हो रखा था। पर जब मंडे वाले दिन मैं ऑफिस चला गया और ऑफिस जाने के बाद उस दिन मुझे मेरे बॉस ने किसी काम की वजह से 2 से 3 दिन के लिए कहीं बाहर भेज दिया, तो फिर 2-3 दिन बाद जब मैं वापस लौटता हूं तो मैं देखता हूं कि सरोज की हालत अब वैसी नहीं रही थी जैसी मैं उसको 3 दिन पहले छोड़कर गया था। यानी कि उन 3 दिनों में ही सरोज का शरीर कुछ इस तरीके से सूख गया था जैसे कि उसको कोई बीमारी लग गई हो। इसके साथ ही उसके पूरे बदन पर काफी तरह के खरोच के निशान भी थे, पर वो निशान किसी और चीज की वजह से नहीं आए थे, बल्कि उसने खुद से ही अपने बदन को इतनी बुरी तरीके से जगह जगह से खरोच लिया था कि कुछ कुछ जगह पर तो घाव भी बन गए थे। लेकिन जैसे ही मैं घर पर पहुंचा तो घर पहुंचने के बाद खाना देने के बजाय वो फिर से मेरे साथ वही सब कुछ करने लगती हैं। और एक बार वो चीज करने के बाद जैसे ही दूसरे दिन सुबह हुई तो मुझे फिर से उसके बदन में फर्क नजर आता है। यानी कि उसका जो बदन पिछले ही शाम को मुझे मुरझाया हुआ दिखाई दे रहा था, अब वो थोड़ा ठीक लग रहा था। और ऐसा अब काफी लंबे टाइम तक होने था कि जब कभी भी मैं कहीं बाहर चला जाता था या सरोज के साथ वैसा कुछ नहीं कर पाता था तो सरोज का बदन सिर्फ 4 से 5 दिनों में ही किसी अधेड़ उम्र की औरत के जैसा हो जाता था। और जैसे ही हम दोनों के बीच ये चीज होती थी तो 1 से 2 दिन ये चीज लगातार करने के बाद वो वापस से उतनी ही ज्यादा खूबसूरत और जवान हो जाती थी। लेकिन अब इसके साथ साथ धीरे धीरे घर के अंदर कुछ ऐसा होने लगा था जो मेरी समझ से बाहर था। यानी कि इस चीज को तो मैं फिर भी जैसे तैसे सह रहा था कि चलो हस्बैंड वाइफ हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच ही ये चीज नहीं होगी तो किसके बीच होगी। और वैसे भी उस वक्त हमारी नई नई शादी ही हुई थी। वैसे भी आजकल कपल लोग 4 से 5 साल तक तो अकेले ही एंजॉय करते हैं, उसके बाद ही कोई बच्चों की प्लानिंग करता है। तो मैंने सोचा कि शायद ये सरोज की फैंटेसी होगी, तो उसका हस्बैंड होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि उसकी हर फैंटेसी को मैं पूरा करूं। लेकिन शायद ये कोई फैंटेसी नहीं थी, बल्कि ये तो एक बहुत ही भयानक और डरावने खतरे की घंटी थी जो उस हवेली में जिस दिन हम गए थे उसी दिन से मेरे गले में ढल चुकी थी। लेकिन अब इस कहानी में आगे क्या हुआ इसके बारे में आप लोगों को कल पता चलेगा, क्योंकि ये कहानी थोड़ी लंबी है तो इसको मैं एक साथ एक ही पार्ट में नहीं ला सकता। पर आप में से जितने भी लोग ये चाहते हैं कि इस कहानी का पार्ट 2 कल आना चाहिए, तो जितना ज्यादा हो सके आप लोग कमेंट करके ये बताना कि अब तक की ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी, क्योंकि आगे चलकर इस कहानी में और भी बहुत कुछ भयानक और डरावना होने वाला है। इसके साथ ही सरोज ये सब कुछ क्यों कर रही थी और वहां उस हवेली के अंदर ऐसा क्या था, इन सब चीजों से पर्दा उठने वाला है। पर यह पर्दा अगले पार्ट में ही उठेगा। इसके साथ ही आप लोग ये भी कमेंट करके बताना कि कहानी में अब तक का कौन सा सीन आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा, ताकि मैं अगले पार्ट में इन सब चीजों का ठीक तरीके से ध्यान रख सकूं। इसके साथ ही मैं आप लोगों से यह भी वादा करता हूं कि जितने भी लोगों ने इस कहानी को एंड तक सुना है, तो पूरी कहानी को सुनने के बाद भी अगर किसी ने अपने ऊपर अब तक भी कंट्रोल कर रखा है, तो मेरा यकीन मानिए डर के एहसास के साथ साथ अगले पार्ट में अगर आप लोगों ने अपना कंट्रोल नहीं खो दिया तो फिर लानत है मेरे द्वारा कहानी सुनने पर। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। इसके बाद हमारा वही सिलसिला शुरू करते हैं जिसके बारे में मैंने आपको कहा था। और जिन जिन लोगों ने भी पिछली स्टोरी सुनने के बाद कमेंट करके अपना नाम और जगह बताई थी, अब मैं उन लोगों के नाम लेता हूं। तो सबसे पहले स्नेहल मिट्ठे हैं सोलापुर बरसी से, चेतन, पायल, पंकज और हितेन हैं गुजरात से, संजू हैं चेन्नई से, गोलू डांगी और सुनीता डांगी हैं भोपाल से, नासिर और अजीमुशान हैं दुबई से, प्रिंस महंतो हैं बेगूसराय बिहार से, जितेंद्र मौर्य हैं बरेली से, डीके बोरो हैं असम से, संगीता हैं बलिया से, रोहित जाटव हैं बिहार से, जीएम शेख हैं अहमदाबाद गुजरात से, अनोखे लाल हैं यूपी से, जितेंद्र सिंह जेरी हैं लुधियाना पंजाब से, विकास जोशी हैं काठमांडू नेपाल से, गुरिंदर सिंह हैं अमृतसर से, राहुल वर्मा हैं दिल्ली से, रहनुमा शेख हैं नई दिल्ली से, दीपक चौधरी हैं पालमपुर हिमाचल प्रदेश से, मोहन मंडल हैं झारखंड से, ममता शैलेश सिंह हैं अलीगढ़ से, साजिद खान हैं शेखुपुरा पाकिस्तान से, अरविंद भाई हैं राजकोट गुजरात से, फैजान हैदर हैं लाहौर पाकिस्तान से, हैप्पी संधू हैं पंजाब से, पूनम धानका हैं राजकोट गुजरात से,
मोहम्मद शेख हैं कर्नाटक से, मंसूरा हैं यूके से, अख्तर हुसैन हैं बारामूला कश्मीर से, शुभेंदु सिन्हा हैं असम से, हजवसा बसुमत्री हैं असम से, श्याम हैं मणिपुर से, राजवीर सिंह बन्ना हैं दूदू जयपुर राजस्थान से, पूनम हैं जमशेदपुर से, निहार सिन्हा हैं शिलोंग मेघालय से, साकी हैं बांग्लादेश से, नेहा हैं ओडिशा से, पूनम हैं सोनीपत से, निरुपमा नायक हैं ओडिशा से, राजश्री हैं ठाणे मुंबई से, रविंद्र हैं आगरा से, शाकिर अंसारी हैं मुंबई से, फैजान हैं मालदीव से, रीत हैं होशियारपुर से, वाजिद ताबासुम हैं लाहौर पाकिस्तान से, सुरेंद्र कुमार हैं विजयनगर राजस्थान से, टूटंदे हैं नागालैंड से, राकेश कालेरा हैं श्री गंगानगर राजस्थान से, हमदून, जिया, आहान और आलिया हैं मालदीव से, और सबसे लास्ट में समुद्र श्रेष्ठा हैं काठमांडू नेपाल से। तो दोस्तों ये थे उन लोगों के नाम जिन्होंने पिछली स्टोरी पर कमेंट करके हमें बताया था कि वो कहाँ से कहानी सुनते हैं। इसके साथ ही अगर किसी का नाम छूट गया हो तो वो कमेंट करके बताना, कल वाली वीडियो में उनका नाम ले लिया जाएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि किसी का भी नाम ना छूटे। इसके साथ ही अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है।